तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 16 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम ने चोई डोंगवान का बहुत मस्त पोपट बनाया होता है। उसे प्यार में धोखा खिला के उसे कमजोर करके उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देता है। लेकिन क्या चोई डोंगवान सच में इतना बुरा इंसान था कि उसके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए था? यही चीज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आज की वीडियो की शुरुआत में हम एक बहुत ही ज्यादा पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा घर होता है, जहाँ पे काफी अच्छी सनलाइट आती है। थोड़ी ही दूर में ट्रेन की एक पटरी है और ऐसी ही जगह पे रहता है एक बहुत बड़ा सा बच्चा, यानी कि चोई डोंगवान, जो कि अभी 8 साल का होता है और 8 साल में ही इसका वेट 72 केजी का होता है। इस बेचारे को प्रेजेंट टाइम में सारे के सारे लोग हैवान समझते हैं, लेकिन जब ये बहुत छोटा था तो इसके फादर इसको छोड़ के चले गए थे। ये बात इतनी पुरानी है कि इसे तो अपने बाप का चेहरा भी याद नहीं है। और इसके कुछ ही टाइम बाद चोई डोंगवान की मदर भी उसको छोड़ के चले जाती है और घर से जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आई। चोई डोंगवान को मजबूरी में अपनी मकान मालकिन बुढ़िया के साथ रहना पड़ता है। ऐसे धीरे धीरे करके वक्त बीतने लगता है और चोई डोंगवान की बॉडी की वजह से वो हर लोगों की नजरों में आता है। हम देखते हैं जब चोई डोंगवान मिडिल स्कूल में होता है तो उसकी ही कुछ उम्र के बच्चे, जो कि सो कॉल्ड अपनी क्लास के डॉन होते हैं, उसके पास आते हैं उससे फाइट करने के लिए। लेकिन चोई डोंगवान सिर्फ दिखता खतरनाक होता है, अंदर से वो बंदा काफी सॉफ्ट होता है। बच्चों की फाइट की चुनौती सुनते ही चोई डोंगवान डरते हुए अपनी जगह पे उठ जाता है और जैसे ही डोंगवान अपनी जगह पे उठता है तो जो बच्चे उसे मारने के लिए आ रखे होते हैं उनकी आत्मा उनके शरीर से उड़ जाती है। चोई डोंगवान अभी इन्हें बोलने ही वाला होता है कि उसे डर लग रहा है, वो इनसे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन जो बच्चे चोई डोंगवान को मारने के लिए आ रखे होते हैं उनमें से 2 तो यहाँ से गोली की रफ्तार से भाग जाते हैं और एक बच्चा जमीन में गिर के होपलेस हो जाता है और वहीं पे बैठे बैठे मूत देता है। और ये जो बच्चा अभी रो रहा होता है बैठा बैठा, ये क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा माना जाता था और अभी ये ऐसे रो रहा है। और चोई डोंगवान ने तो उसे कुछ कहा भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो चोई डोंगवान से इतना ज्यादा डर चुका है। इस वजह से चोई डोंगवान का ऑरा पूरे के पूरे स्कूल में काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। इसके बाद टाइम आता है जब चोई डोंगवान मिडिल स्कूल में पहुंचता है। अब तक तो बेचारा चोई डोंगवान ऐसा लगने लगा होता है जैसे मिडिल एज का कोई इंसान होगा। हम देखते हैं 2 लड़कियां सड़क में जा रही होती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं। और आपने देखा होगा दोस्त लोग अक्सर चलते चलते आपस में ऐसा मजाक करते हैं कि वो देख तेरी गर्लफ्रेंड जा रही है, वो देख तेरा बॉयफ्रेंड जा रहा है। और जब हम उस तरफ देखते हैं तो वो कोई सुंदर इंसान नहीं होता। अभी इन दोनों लड़कियों में से भी एक लड़की दूसरी लड़की को यही कहती है। दूसरी लड़की ने अभी देखा भी नहीं होता कि ये किस लड़के की बात कर रही है, उसके बावजूद भी कहती है चल ना मेरा दिमाग खराब मत कर। पर उसके बावजूद भी ये लड़की अपनी मुंडी उठा के देख ही लेती है कि आखिर ये मेरा बॉयफ्रेंड किसको कह रही है। ये जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो सामने होता है चोई डोंगवान। बेचारा चोई डोंगवान अभी इनके काफी ज्यादा करीब होता है, उसके बावजूद भी ये लड़की चिल्ला के अपनी दोस्त को कहती है हरामखोर कुतिया, मजाक करने की भी एक हद होती है। क्या तुझे मरना है? यहाँ से दफा हो जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। आखिर तू उसे कैसे मेरा बॉयफ्रेंड कह सकती है? और देखो भले ये लड़की चोई डोंगवान को पसंद ना करती, इस बात से चोई डोंगवान को कोई दिक्कत ना होती, लेकिन अभी चोई डोंगवान इतना ज्यादा हर्ट हुआ होता है कि साइलेंटली उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। एक तरीके से इस बेचारे को लोग बदसूरत से भी ज्यादा बदसूरत समझते हैं। बेचारे चोई डोंगवान की जिंदगी नर्क जैसी चल रही होती है और ऐसे ऐसे करके समय आ जाता है हाई स्कूल का। हम देखते हैं हाई स्कूल में एक लड़की खुद से चोई डोंगवान के पास चल के आती है और कहती है हे तुम जरूर चोई डोंगवान होंगे, मुझे अपना नंबर दे दो। चोई बेचारे के साथ जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा होता है कि कोई लड़की खुद चल के सामने से आके उससे बात कर रही है और ऊपर से उसका नंबर मांग रही है। इसलिए चोई डोंगवान बेचारे को लगता है कि उसकी जिंदगी का पहला सच्चा प्यार उसको मिल चुका है। एक तरीके से चोई की अंधेरी जिंदगी में उजाला आ चुका होता है। उसे खुशी हो रही होती है कि उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई करने का डिसीजन लिया है। वैसे भी जिस तरीके से वो जलील हो रहा था उस तरीके से उसका मन नहीं कर रहा था कि आगे पढ़ाई करे, बट फिर भी उसने करी। अब चोई डोंगवान का ये पहला प्यार होता है तो वो काफी ज्यादा डेस्परेट होता है उस प्यार को पाने के लिए। मतलब की फीलिंग्स लौंडे की प्योर होती है और सोच रहा होता है कि वो दोनों अच्छे कपल्स बनेंगे। इसलिए अपने प्यार को रिस्पेक्ट देने के लिए उसने ठाना होता है कि वो 1000 ओरिगामीज बनाएगा। मतलब कि कागज के कुछ जानवर वगैरह जो होते हैं इन्हें ओरिगामीज कहा जाता है। अब ये तो लग गया होता है ओरिगामीज बनाने के काम पे। वहीं दूसरी तरफ जो चोई डोंगवान का पहला प्यार होता है, कुछ लड़के उससे पूछते हैं कि तू क्या चोई डोंगवान को सच में डेट करने वाली है? ये बात सुन के लड़की फूट फूट के हंसने लगती है और कहती है कि आखिर मैं भला उसको डेट क्यों करूंगी। लेकिन दूसरा लौंडा इस लड़की को कहता है क्या अगर तुम उसको डेट नहीं कर रही हो तो फिर तुम उसके साथ क्यों रहती हो? अरे मैं कभी कभी उसके साथ इसलिए घूमती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बगल में कोई बड़ा सा बुलडॉग खड़ा है। लेकिन छी, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं उसके साथ डेट में जाऊंगी? लेकिन मैंने सुना है वो तुम्हारे लिए 1000 ओरिगामीज फोल्ड कर रहा है। क्या सच में? कहीं वो ये सब कुछ करने के बाद मुझे प्रपोज करने की तो नहीं सोच रहा है? सच में कैसी किस्मत है मेरी। लेकिन बदकिस्मती से बेचारा चोई डोंगवान यहाँ पे मौजूद होता है और ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसके हाथ में एक डब्बे में 1000 ओरिगामीज भी होते हैं जो उसने फोल्ड कर लिए होते हैं। बट उसे एहसास तो हो चुका
चुका होता है कि वो लड़की उसको प्यार नहीं करती है। बेचारा घर जाते हुए बस के शीशे में खुद की शक्ल देख रहा होता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ। लेकिन फिर भी चोई डोंगवान सोचता है कि दुनिया में उसके लायक कुछ तो काम होगा जो सच में उसके लिए बना होगा। इसलिए चोई डोंगवान अलग अलग जॉब्स करने के लिए अप्लाई करने लगता है। लेकिन उसकी डरावनी शक्ल देख के कोई भी उसको काम में नहीं रखता। लेकिन एक दिन कुछ बदमाश लोग उसके पास आते हैं जो डायरेक्ट उसको काम में हायर कर लेते हैं, क्योंकि इन हरामी लोगों को किसी ऐसे की जरूरत होती है जो सच में दिखने में काफी ज्यादा डरावना है। चोई डोंगवान को समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, क्या सच में वो ये काम कर पाएगा या फिर नहीं, लेकिन फिर भी कर लेता है क्योंकि अपने खर्चे चलाने के लिए उसको कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। चोई डोंगवान का पहला टास्क होता है कुछ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को वहाँ से डरवा के भगवाना। और जैसे ही चोई डोंगवान लोग वहाँ पे जाते हैं, चोई डोंगवान ने तो कुछ करा भी नहीं होता है, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं चोई डोंगवान को देख के डर के वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि चोई डोंगवान ना सिर्फ डरावना होता है बल्कि काफी ज्यादा हट्टा कट्टा भी होता है। और चोई डोंगवान के इस जबरदस्ती के ऑरा को देख के उसके अगल बगल के हरामी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसलिए चोई डोंगवान जबरदस्ती ही सही लोगों को डराने का काम स्टार्ट कर देता है। ये काम करते हुए उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके अंदर से उसका कुछ टूट चुका है, और असल में जो टूटा होता है वो उसका दिल होता है, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं चाहा था कि वो ऐसा काम करेगा जिसमें वो लोगों को डराएगा, क्योंकि असल में तो वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन यहाँ पे जो वो काम कर रहा है उसकी उसे तारीफ मिल रही है, इसलिए उसके दिल को कैसा महसूस होता है वो चीज वो सोचना बंद कर देता है। उसे ऐसा लगता है भले ही ये जॉब उसे पसंद नहीं, लेकिन ये जॉब उसके लिए ही बनी है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं चोई डोंगवान और उसके साथ के लोग जा रहे होते हैं एक कॉलोनी में, जहाँ के घर इन सबको तोड़वाने हैं, लेकिन पेपर्स पर लोगों के साइन के बिना ये उनके घर नहीं तोड़ सकते। इसलिए चोई डोंगवान लोगों को डरा धमका के उनके साइन लेने होते हैं आज। लेकिन आज यहाँ पे चोई डोंगवान आके काफी ज्यादा नर्वस लग रहा होता है, क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ पे वो एक ग्रैनी के साथ बचपन में रहा करता था, और सबसे पहले उसे उन्हीं ग्रैनी को डरा धमका के उनके साइन लेने हैं। ग्रैनी को दूर से देख के चोई डोंगवान के पसीने छूट चुके होते हैं, और उसके साथ के बंदे बोल रहे होते हैं तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, हर बार तो तू खुद आगे चले जाता था। सारे के सारे लोग चोई डोंगवान को घूर के देख रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि कब चोई डोंगवान उस बुढ़िया को हड़काएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं बताया जाता, बस इतना बताया जाता है कि इसके बाद चोई डोंगवान ने अपना स्कूल ट्रांसफर करवा दिया था और चला गया था उस स्कूल में जहाँ पे वैंग डैम पड़ता है। और वहाँ पे जाकर चोई डोंगवान की जिंदगी में उसका एक और टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ पे वैंग डैम हरामखोर ने कैंग याना को कहा होता है चोई डोंगवान से बात करने के लिए सिर्फ 2-3 दिन तक। इस समय हम एक तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, जहाँ पे कैंग याना ने साफ साफ बोल दिया होता है चोई डोंगवान को अब मुझे मैसेज मत करना। चोई डोंगवान का दिल टूट चुका होता है, और अब तक मैंने आपको जितनी भी बात बताई है इस चैप्टर में वो सारी की सारी बात चोई डोंगवान मैसेज में बता रहा होता है कैंग याना को। चोई डोंगवान याना को बताता है कि अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद भी उसे याना से बात करके अच्छा लगा, और याना के इतने सारे मैसेज पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा होता है, क्योंकि ये मैसेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहे होते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शी हुआन को, जो अपनी क्लास में बैठ के अपने मन में कहता है वैंग ने जब चोई डोंगवान को मुक्का मार के जमीन में गिराया था उस दिन के बाद से चोई डोंगवान स्कूल नहीं आया है। मैंने सोचा नहीं था कि चोई डोंगवान का इतना गंदा दिल टूटेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोई डोंगवान एक अच्छा इंसान होगा। दरअसल शी हुआन अभी चोई डोंगवान की क्लास के बाहर खड़ा होता है। इतने में ही उसके पीछे से गॉक्यून आता है और शी हुआन को कहता है अबे ओए आखिर तू किसी और की क्लासरूम के बाहर क्यों खड़ा है? सॉरी मुझे माफ करना। एक मिनट, तू तो वही बंदा लग रहा है जो हमेशा वैंग डैम के साथ रहता है। हाँ मेरा नाम शी हुआन है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन गॉक्यून गुस्से में इसको कहता है तू हरामजादे थोड़ा झुक के रहना सीख। मैं नहीं जानता कि चोई डोंगवान के साथ वो सब कुछ तुम लोगों ने कैसे करा, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के रह तू। ये कहते हुए गॉक्यून गुस्से में यहाँ से चला जाता है और शी हुआन अपने मन में कहता है क्या ये इसलिए गुस्सा है कि वैंग डैम और चोई डोंगवान की फाइट ठीक से नहीं हो पाई और ये वैंग डैम का फाइटिंग लेवल नहीं देख पाया? लेकिन फिर भी आज मैं पहली बार इसे ऐसा देख रहा हूँ उस वक्त के बाद जिस समय टेशियोक यहाँ पे नहीं आया था। ये जगह पूरी तरीके से नर्क थी और उसी वक्त मैंने गॉक्यून को ऐसे देखा था। इसके बाद हम वही पुराने समय का सीन देखते हैं जब इस स्कूल में टेशियोक भी नहीं था। हम देखते हैं एक लौंडा टीचर का कॉलर पकड़ के उसको कहता है हरामजादे मैंने तुझे कहा ना मुझे चुपचाप से घर भेज दे, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अबे बुड्ढे अगर मैं करूँगा तो तू क्या कर देगा मेरा? तेरी ठुगाई बिठाई मैं करता ही ना अगर तू चुपचाप से मुझे घर भेज देता। और इस वक्त शी हुआन की स्कूल में ऐसी हालत होती है कि कोई भी आता जाता उसे बजा के चला जाता था, और जो स्टूडेंट टीचर को धमका रहा होता है अभी टीचर को मारने की भी सोच रहा होता है। इतने में ही गॉक्यून साइड से आता है और इस लौंडे के लात मार के इसको दूर फेंक देता है और गुस्से में कहता है मैं तुम लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ टीचर से बदतमीजी नहीं करनी है। और इसी वक्त शी हुआन को महसूस हुआ था कि ये जो बंदा है ये बाकियों से नॉर्मल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं 8वें नंबर के बंदे युंगमिन
युंगमिन को युंगरॉक ने कहा होता है कि उसके सामने उसे टेश्योक चाहिए, इसलिए टेश्योक को पकड़ के मेरे पास लेके आ। लेकिन युंगमिन अच्छे से जानता है कि अगर उसने टेश्योक से चूं-चां करी तो टेश्योक उसे बहुत मारेगा। इतने में यहाँ वॉशरूम में गैंगबक वोकेशनल स्कूल का एक बंदा आता है जिसका नाम होता है पार्क शिहो और ये युंगमिन के लिए सिगरेट लेके आ रखा होता है। इससे सिगरेट लेते ही युंगमिन इसको कहता है अब तू यहाँ से निकल ले, क्योंकि इस स्कूल के नंबर 3 और 5 के बंदे यहाँ पे आने ही वाले हैं और अगर उन्होंने तुझे यहाँ पे देख लिया तो वो मतलब बहुत गुस्सा हो जाएंगे तेरे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। लेकिन शिहो क्योंकि बेसिकली इस स्कूल का नहीं होता इसलिए युंगमिन को कहता है हे वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे हाथ में और नाक में चोट कैसे लगी? युंगमिन लाइटर से सिगरेट जलाते हुए बोल रहा होता है अबे यार अब तो ये लाइटर भी नहीं जल रहा है। यही बगल पे एक और बंदा वॉशरूम में होता है, इसलिए जो ये पार्क शियो बंदा होता है उस बंदे के पास उससे लाइटर मांगने के लिए जाता है। पार्क शियो उस बंदे को जाके बहुत ही चौड़ में कहता है कि नंबर 8 के बंदे को लाइटर चाहिए, इसलिए चुपचाप से युंगमिन सर के लिए लाइटर निकाल। युंगमिन भी ये देख के चौड़ में आ रहा होता है कि उसका नाम तो है, मतलब भले ही वो वैंग डैम से पिट चुका है लेकिन फिर भी वो इस स्कूल का 8वें नंबर का बंदा है। लेकिन जैसे ही जो बंदा पार्क शियो के बगल में होता है पीछे घूमता है तो युंगमिन की आत्मा उसको छोड़ के चले जाती है। लेकिन पार्क शियो अब भी उस बंदे को बोल रहा होता है बॉस युंगमिन लगता है ये बहरा है, इसकी कनपट्टी में एक चपाट दूं क्या? दरअसल युंगमिन की फटके चार इसलिए हो गई है क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं वैंग डैम है, इसलिए युंगमिन तो अपना मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा हो गया होता है और वैंग डैम पार्क शियो के मुंह पे हाथ डाल के उसका मुंह पकड़ता है। और आपको बता दूं वैंग डैम ने अब तक मुंह के अपने हाथ भी नहीं धोए हैं। इसके बाद वैंग डैम ने वॉशरूम में इन दोनों का क्या करा ये चीज हमें दिखाई नहीं जाती, लेकिन वैंग वॉशरूम से बाहर आ चुका होता है और बाहर पे उसको टेश्योक मिलता है। लेकिन वैंग अपने रास्ते जाते हुए टेश्योक से कहता है मूतने के बाद हाथ धोने बहुत जरूरी होते हैं, हाथ धोना बिल्कुल मत भूलियो। टेश्योक पीछे से कहता है वैंग डैम कभी वक्त मिले तो मेरे स्टोर में दोबारा आना, तुम्हें हमारे स्टोर का खाना अच्छा लगा था है ना? दरअसल वहाँ आने के लिए मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी मदर की रिक्वेस्ट है, वो उम्मीद करती है कि तुम वहाँ पे दोबारा आओगे। क्या रैंडमली क्या बोल रहा है तू? हाँ वैसे तेरे जो रेस्टोरेंट था उसका खाना अच्छा था। ये कह के वैंग यहाँ से चला जाता है और टेश्योक जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाता है तो देखता है दो बंदे मुंह के बल पड़े हुए हैं टॉयलेट शीट के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल के बिल्डिंग के बाहर का सीन जहाँ पे शीहुआन बोल रहा होता है कि अब अगले बंदे से तुम कब फाइट करने वाले हो, और वैंग सोच रहा होता है कि अभी के लिए वो थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फाइट वगैरह कुछ समय बात करेगा। लेकिन इतने में ही शीहुआन को यहाँ पे हल्ला वगैरह सुनाई देता है। दरअसल एक बौखलाया हुआ सांड यहाँ पे आ चुका होता है, यानी कि चोई डोंगवान। शायद चोई डोंगवान को पता चल चुका होता है उसके जो कुछ भी हुआ था वो वैंग डैम का प्लान था, इसलिए चोई डोंगवान गुस्से में कहता है तू हरामजादे, तूने सच में मेरे साथ कुछ वैसा करा? हाँ। अभी शीहुआन हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पे भागते हुए कैंग याना भी पहुंच जाती है और कहती है हे रुक जाओ, मैं बड़ी मुश्किल से इस स्कूल को ढूंढ पाई हूँ, सबसे पहले तुम लोग फाइट करना बंद करो, मेरी बात सुनो। दरअसल यहाँ पे चल क्या रहा है ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे कैंग याना चोई डोंगवान के सारे मैसेज पढ़ रही होती है। वो पढ़ना तो नहीं चाह रही होती लेकिन विल्ली बैठी होती है इसलिए पढ़ लेती है और चोई डोंगवान उसको मैसेज में बोल रहा होता है मुझे माफ करना, शायद मैंने तुम्हें परेशान करा होगा है ना, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी शक्ल भी नहीं देखी, उसके बावजूद भी तुमने मुझसे बात करी। तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा सा और समझ पाया हूँ कि असल में मैं क्या हूँ और कौन हूँ। मैं ये मैसेज तुम्हें बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कम से कम इतनी उम्मीद है कि तुम्हें लगता होगा कि मैं एक बहुत सच्चा इंसान हूँ। मैंने सच में तुमसे कभी झूठ नहीं कहा, और अगर गलती से कभी हम फ्यूचर में मिले तो मैं तुम्हारी कहानी भी सुनूंगा कि आखिर तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी। और शायद इसी के बाद से कैंग याना ने डोंगवान को बताया होगा देख जो कुछ भी करा वो मैंने नहीं करा, किसी के कहने में करा, मैं भी मजबूर थी। और वो बात सुन के चोई डोंगवान वैंग डैम से फाइट करने के लिए पहुंच चुका होता है और उस फाइट को रुकवाने के लिए कैंग याना यहाँ पे पहुंच चुकी होती है। वैंग डैम कैंग याना को देख के हैरान होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, और अगल बगल के लौंडे सोच रहे होते हैं कि दूसरी स्कूल की लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन कुछ लड़कों को समझ आ चुका होता है शायद इसी लड़की ने चोई डोंगवान को प्यार में धोखा दिया है और अब चोई डोंगवान और वैंग डैम उस लड़की को पाने के लिए आपस में फाइट करने वाले हैं। और चोई डोंगवान अपना प्यार का बदला वैंग डैम से यहाँ पे लेने के लिए आया है। लोगों के लिए चीजें यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो चुकी होती हैं, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो खैर गाइस, इस मानवा की स्टोरी मुझे काफी अच्छी लग रही है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छी लग रही हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।